Assalamu alaikum. Today we will discuss the determinants of price elasticity of demand and importance of price elasticity of demand. Determinants means the factors that influence the price elasticity of demand. वो कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से किसी चीज की डिमांड इनइलास्टिक होती है, यानी ईडी लेसर देन वन होता है, या ग्राफ स्टीपर बनता है, या उन फैक्टर्स की वजह से जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो ग्रेटर देन वन होती है, या ग्राफ उसका फ्लैटर बनता है, या आप उसको कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है, यानी डिमांड कर्व उसका इलास्टिक होता है। ये याद रहे कि व्हेन वी विल डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स और द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, तो हम जस्ट ग्राफ की स्लोप को डिस्कस करेंगे, यानी हम ये देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिमांड कर्व इनइलास्टिक बनता है या जिनकी वजह से डिमांड कर्व इलास्टिक बनता है। When I say the demand curve is inelastic, it means the elasticity of demand is lesser than one. And when I say elastic demand, the elasticity of demand is greater than one, and in this case the curve is flatter. एक कॉमन मिस्टेक हो जाती है बच्चों से कि वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें शिफ्टिंग को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो याद रहे कि इस टॉपिक में हमने शिफ्टिंग डिस्कस नहीं करनी, बल्कि वो वाले फैक्टर्स को डिस्कस करना है जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसर देन वन होती है या ग्रेटर देन वन होती है। वो फैक्टर्स क्या हैं उसको हम वन बाय वन देखते हैं। द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो अगर नेसेसिटी हो तो इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी? इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी कीमत पर उस चीज को लेना चाहेंगे क्योंकि वो आपके लिए बहुत जरूरी है, और प्राइस में बड़ी चेंज भी क्वांटिटी में बहुत कम चेंज लाएगी। इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी लेसर देन वन एंड द डिमांड कर्व विल बी इनइलास्टिक। ऑन द अदर हैंड, इफ द गुड इज लग्जरी, तो आप उसकी जो परचेज है उसको पेंडिंग में डाल सकते हो और आप उसके की प्राइस में कम होने का इंतजार करेंगे, और ऐसे केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन वन होती है, या ग्राफ जो है वो फ्लैटर बनता है। फिर से बता रहा हूँ कि इसमें हम शिफ्टिंग को डिस्कस नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे कि क्या whether the elasticity of demand is lesser than one or greater than one। तो अगर नेसेसिटी होगी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसर देन वन होगा, और अगर लग्जरी गुड होगी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? ग्रेटर देन वन। अगेन ये वाला टॉपिक भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर किसी चीज के सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा मौजूद हों और आसानी से मौजूद हों, एग्जिस्ट करते हों, तो क्या होता है कि उसकी अगर प्राइस ज्यादा हो जाए तो लोग सब्स्टिट्यूट पे मूव कर जाते हैं। ऐसे केस में अगर मोर सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट वुड बी ग्रेटर देन वन। एंड इफ द सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल या देयर आर द फ्यू सब्स्टिट्यूट्स, इन दैट केस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वुड बी लेसर देन वन। अगेन लेसर देन वन का मतलब ये होता है कि ग्राफ इज स्टीपर, एंड ग्रेटर देन वन का मतलब होता है ग्राफ इज फ्लैटर। ग्राफ इस केस में क्या बनता है? फ्लैटर बनता है। थर्ड वन इज द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द गुड। अगर आप अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा चीज पे लगा रहे हो तो क्या होता है कि जैसे हमारे किचन के बजट में कुछ चीजें बहुत अहम है, जिसमें एक उसका आटा है, जैसे शुगर है, जैसे ऑयल है। तो ऐसी चीजों के लिए हम ऐसी शॉप्स ढूंढते हैं कि जहां पर वो चीज सस्ती मिल रही हो। तो इन दैट केस कि अगर आपकी इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन चीज पे जा रहा हो
तो उसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक होती है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द गुड हो तो इलास्टिक डिमांड क्या होगी, दैट वुड बी ग्रेटर देन वन। ऑन द अदर हैंड, अगर एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन द गुड, कई चीजें हैं जैसे किचन आइटम में कोई मसाला है या हल्दी है, इस तरह की चीज की कीमत आपको याद नहीं होती, लेकिन जो आटा था, चीनी थी, या इस तरह की ऐसी आइटम्स हैं जिस पे एक बड़ा बजट जा रहा होता है, उसका ये भी पता होता है कि फलां शॉप से जो है सस्ती मिल रही। तो अगर स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड हो तो इलास्टिक डिमांड क्या होगी, लेसर देन वन। नेक्स्ट इज द टाइम। अगर कोई टाइम फौरी इंस्टेंट यूज की कोई चीज हो, फौरी तौर पे चाहिए होती है, तो फिर आप प्राइस को ज्यादा नहीं देखोगे। जैसे हम कभी सफर पे जा रहे हो तो दरमियान में हमें बहुत प्यास लगी हो, तो किसी जो बड़े ऐसी शॉप से भी जहाँ बहुत चीज महंगी मिल रही है, तो वहां से भी हम खरीद लेते हैं। तो इन दैट केस इंस्टेंट डिमांड में इंस्टेंट डिमांड होगी, अगर इंस्टेंट डिमांड होगी तो इलास्टिक डिमांड क्या होगी, दैट वुड बी लेसर देन वन। और अगर फ्यूचर डिमांड होगी तो फ्यूचर में इलास्टिक डिमांड वुड बी ग्रेटर देन वन। या आप कहें कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो होता है उसमें इलास्टिसिटी लेसर देन वन होती है, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में इलास्टिक डिमांड जो है वो ग्रेटर देन वन होती है। ये जो फर्स्ट फोर पॉइंट्स हैं, ये आमतौर पर किसी न किसी एमसीक्यू में इसको डिस्कस कर लिया जाता है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होने चाहिए। एक दफा से फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, तो अगर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो नेसेसिटी हो तो इलास्टिक डिमांड जो है वो लेसर देन वन होती है, और लग्जरी हो तो ग्रेटर देन वन होती है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट, अगर आपका जो सब्सिट्यूट्स अवेलेबल हो आसानी के साथ तो इलास्टिक होती है, और आसानी के साथ अवेलेबल ना हो तो डिमांड जो होती है वो इन इलास्टिक होती है। थर्ड वन हमने पढ़ा है कि प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द गुड, अगर आपकी इनकम का एक बड़ा प्रोपोर्शन चीज पे जा रहा है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन वन। और अगर स्मॉल प्रोपोर्शन जा रहा है तो इलास्टिक डिमांड क्या होगी, लेसर देन वन। फिर उसके बाद था टाइम पीरियड, इंस्टेंट यूज की जो चीज होती है वहां पे इलास्टिक डिमांड लेसर देन वन। अगेन लेसर देन वन का मतलब होता है ग्राफ इज स्टीपर, एंड ग्रेटर देन वन का मतलब क्या होता है, द ग्राफ इज फ्लैटर। द फिफ्थ वन इज हैबिचुअल यूज। अगर किसी चीज की आपको हैबिचुअल यूज करते हैं, हैबिट होती है उसकी, तो फिर जो कीमत बढ़ती भी जाती है तो फिर भी आप उसका यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसे केस में अगर हैबिचुअल यूज हो तो इलास्टिक डिमांड लेसर देन वन होगी, और अगर नॉर्मल यूज होगा तो इलास्टिक डिमांड माइट बी ग्रेटर देन वन, बिकॉज अगर वो महंगी हो जाएगी चीज तो आप उसको यूज उस तरह से नहीं करेंगे। द सिक्स पॉइंट इज कि अगर जो आप उसकी परचेज है उसको पेंडिंग में डाल सकते हो तो इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन वन होगी। जिस चीज को पेंडिंग में डाल रहे हो उसका मतलब है आप उसके डिस्काउंट के, उसके सेल लगने का इंतजार कर रहे हो, इन दैट केस द इलास्टिक डिमांड वुड बी ग्रेटर देन वन। और अगर उसका आपका फौरी यूज है, कोई आपका इवेंट आ गया, आपने कोई परचेज करनी है, आपकी शर्ट पैंट कोई इस तरह की चीज लेनी है और बहुत जरूरी है, तो फिर आप प्राइस की परवाह किए बगैर भी उस चीज को खरीदारी करते हैं। इन दैट केस अगर आप उसको पेंडिंग में नहीं डाल सकते परचेज को तो इलास्टिक डिमांड वुड बी लेसर देन वन, और अगर पेंडिंग में डाला जा सकता है तो इलास्टिक डिमांड वुड बी ग्रेटर देन वन। तो इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिक डिमांड। अगेन डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, कहीं पर भी वर्ड डिटर्मिनेंट्स आए तो इसका मतलब होता है फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो कौन से फैक्टर हैं जो कि प्राइस इलास्टिक डिमांड को अफेक्ट करते हैं। प्राइस इलास्टिक डिमांड को अफेक्ट करने का मतलब यह है कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से प्राइस इलास्टिक डिमांड या तो ग्रेटर होती है या लेसर होती है। When I say greater, it means greater than one. When I say lesser, it means price elasticity demand is lesser than one. हमारा आज का दूसरा टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। जब आप इम्पोर्टेंस का वर्ड होता है तो इसका मतलब होता है सिग्निफिकेंस या यूजफुलनेस।
ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड कि इस कॉन्सेप्ट को कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे ये हेल्पफुल हो सकता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। अब अगर जो सेलर है उसको ये प्राइस को डिटरमिन करने में, प्राइस को सेट करने में ये हेल्पफुल होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो इन इलास्टिक हो तो इसका मतलब ये है कि लोग उसको ज्यादा प्राइस पर भी खरीदारी उसकी करते रहेंगे, और ऐसे केस में आप प्राइस ज्यादा रखोगे। और अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इलास्टिक है तो इसका मतलब है कि लोग प्राइस कॉन्शियस हैं, और आप अपनी सेल को, अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो बाय डिक्रीजिंग द प्राइस। हमने रेवेन्यू मेथड में पढ़ा था कि अगर इलास्टिसिटी डिमांड कम होती है तो प्राइस के बढ़ाने से टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, और अगर इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन वन होती है तो प्राइस के कम होने से जो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है। तो इस तरह से जो सेलर को ये अहम जो डिसीजन लेने में हेल्पफुल होती है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, कि उसको प्राइस को बढ़ाना चाहिए या उसको प्राइस को कम करना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉलिसी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक्चुअली जो मोनोपोलिस्ट होता है, जो सिंगल फर्म होती है, वो ऐसा कर लेती है कि किसी एक मार्केट में प्राइस वो कम चार्ज कर लेती है और दूसरी मार्केट में प्राइस ज्यादा चार्ज कर लेती है। इस पॉलिसी को कहते हैं पॉलिसी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी एक मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होती है। मसलन जैसे हम अपने हिसाब से देखें तो इचरा जो है वो एक ऐसी मार्केट है कि जहां लाहौर में इलास्टिक डिमांड क्या है, दैट इज ग्रेटर देन वन। इसलिए उसमें सारा साल उसमें सेल चलती है, क्योंकि लोग प्राइस को कम करके, कट करके अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन अगर हम उसको किसी बड़े स्टोर में देखें, लिबर्टी में देखें या डीएचए में देखें, तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी? इन इलास्टिक होगी। वहां पे लोग ज्यादा प्राइस को बॉदर नहीं कर रहे होते, इसलिए जो सेलर होता है वो कम प्राइस चार्ज कर रहा होता है इचरा में, लेकिन ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा होता है कहाँ पर? डीएचए में या किसी भी एक्सपेंसिव स्टोर पे। तीसरा है फिर इसके लिए प्राइसिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो जिनकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, वो जॉइंटली प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि जैसे आजकल वीट है, तो एक प्रोडक्ट वीट है, एक उसके साथ उसका हस्क है, उसका भूसा है। तो किसकी क्या प्राइस होनी चाहिए? तो उसके लिए ये है कि जिस हिस्से की डिमांड इन इलास्टिक होगी वो सेलर उसकी प्राइस ज्यादा चार्ज करेगा, और जिसकी डिमांड इलास्टिक होगी वहां पे उसकी प्राइस कम चार्ज करेगा। यानी उसकी अलग से कॉस्ट कैलकुलेट नहीं हो सकती। या किसी, जैसे आप मटन की शॉप पे आप कहेंगे कि मटन की प्राइस है, एक उसकी खाल की प्राइस है। अब उनकी मटन की और यानी गोश्त की और खाल की कॉस्ट को अलग से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इकट्ठी प्रोड्यूस हुई है। तो ऐसे केस में जिस हिस्से की डिमांड इन इलास्टिक होगी उसकी जो प्राइस है वो सेलर ज्यादा चार्ज करेगा, और जिस हिस्से की डिमांड इलास्टिक होगी उस हिस्से की प्राइस को कम चार्ज करेगा। फिर है हेल्प्स इन इम्पोजिंग टैक्स। आजकल आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल की प्राइस आए दिन बढ़ती रहती है, तो उसकी उस पे टैक्स गवर्नमेंट ज्यादा लगाया हुआ है। तो टैक्स यहाँ पे लगाने का क्या फायदा गवर्नमेंट को? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड इन इलास्टिक है। इनकी डिमांड इन इलास्टिक होने की वजह से जो इलास्टिसिटी डिमांड लेसर देन वन है, तो गवर्नमेंट ने अगर अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, आईएमएफ चूंकि प्रेशर डालता है गवर्नमेंट पे कि अपना रेवेन्यू को इंक्रीज करे, तो फिर ऐसी चीजें होती हैं जिसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, वहां से वहां पे टैक्स लगा के वो आसानी से रेवेन्यू को जनरेट कर पाता है। तो ऐसे केस में अगर डिमांड इन इलास्टिक हो तो आप गवर्नमेंट वहां पे टैक्स ज्यादा लगाएगी, और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक हो
तो वहां पर कम टैक्स लगाएगी, क्योंकि अगर वो वहां पे टैक्स लगा देगी तो लोग उस चीज को खरीदना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बजाय के बढ़ने के वो कम हो जाएगा। फिर एक पॉलिसी होती है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अगर गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को खुद कम कर दे तो उसको कहते हैं कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का फायदा कब होता है? फायदा तब होता है अगर आपकी एक्सपोर्ट्स, एक्स जो है वो सिंबल यूज होता है एक्सपोर्ट्स के लिए, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स दोनों इलास्टिक हों तो फिर इस पॉलिसी का फायदा होता है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इन इलास्टिक हों तो फिर डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का फायदा होने की बजाय नुकसान होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर।